बच्चों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोको केमिस्ट्री पर। तो बच्चों आज हम चैप्टर 4 जो हमने पढ़ लिया है उसका एक बार छोटे से वीडियो में अपन क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारी कोई गुंजाइश नहीं रहे कि हम भूल जाएं। जब भी पूरा चैप्टर पढ़ लिया उसका रिवीजन लगाएंगे आज हम, जो हम अब तक करते आए हैं। कोशिश करूंगे कि आपको पूरा चैप्टर जो हो वो याद हो जब तक पढ़ाया हमने। कोटि का मात्रक अब तक तो आप पूरा अच्छे से याद कर चुके होंगे बच्चों। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेकंड इनवर्स तीनों में आएगा। चेंज का होगा, मोल प्रति लीटर है तो लीटर प्रति मोल हो गया ये। मोल की घात 1, मोल की घात क्या होगी -1, लीटर की घात -1, लीटर की घात क्या होगी +1। तो ये अपने मात्रक है कोटि के। अब चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आगे देखिए जीरो ऑर्डर में k बराबर dx/dt अवकलित वेग समीकरण। x क्या है यहाँ पर, ये उत्पाद की मात्रा होती है। k बराबर x/t। इसी के साथ साथ देखिएगा हाफ क्या है, टी हाफ बराबर a/2k, अर्थात अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे बच्चों प्रथम कोटि के लिए अवकलित वेग समीकरण लगातार बताती आई हूँ। यहाँ a-x नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर भी आप a-x लिखते हैं तो उसकी घात क्या रखनी पड़ती, 0, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं होता। अब समाकलित वेग समीकरण ये हमारे न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा है, a/a-x। a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और a-x क्या है यहाँ पर, अभिकारक की शेष सांद्रता। टी हाफ बराबर 0.693/k। k क्या है यहाँ पे, वेग स्थिरांक। एक चीज और बच्चों, अगर आपसे सीधा क्वेश्चन आता है कि अवकलित वेग समीकरण बताइए प्रथम कोटि की, तो आप हर एक चीज ये समीकरण लिखने के बाद आप बताइएगा k का अर्थ यहाँ वेग स्थिरांक है, a-x अभिकारक की शेष मात्रा है। जैसे हमने लिखा a क्या है, तो जब भी अपना समीकरण आए तो आप बताएं इसमें a का अर्थ क्या है, a-x क्या है, t क्या है समय, k क्या है वेग स्थिरांक। आगे देखें बच्चों, आगे हमारे पास क्या है, इसका ग्राफ है। देखिएगा बच्चों आगे क्या है हमारे पास, शून्य कोटि का अगर ग्राफ आता है अर्ध आयु काल का, तो वो कैसा आएगा, सीधा आएगा। प्रथम कोटि का कैसा आएगा, वो नियत आएगा, अर्थात सांद्रता पर प्रथम कोटि का अर्धायुकाल निर्भर नहीं करता। अभी ये अंतर हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, अनुसंख्यिता 2 हो और कोटि क्या हो, 1 हो, तो ये क्या कहलाएगी, छद्म कोटि की अभिक्रिया। अगर डायरेक्ट भी आपसे पूछ ले एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि मतलब क्या आ जाना, कोटि तो क्या है, 1 है, इसकी परिभाषा है। दिखने में तो 2 जैसा लगे लेकिन हो क्या यहाँ पर 1 हो। हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा इसके अंदर एथिल मैंने आपको लिखना सिखा रखा है, C2H5 एसीटेट CH3COO। H2O के सापेक्ष अपघटन करोगे तो यहाँ से आप इसको अगर तोड़ दोगे तो ये H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो ये अपना हो गया एथेनॉल, ये हो गया अपना एसिटिक अम्ल, अम्लीय माध्यम हो गया। अगर इसका वेग समीकरण लिखने के लिए आ जाए तो इस तरह से लिखेंगे, H2O के सापेक्ष 0 आएगा। H2O के सापेक्ष क्या है, 0, और जब किसी का 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1, इसलिए मैंने H2O को यहाँ नहीं लिखा है। इक्षु शर्करा का प्रतिपन अर्थात सुक्रोज का, तो यहाँ भी क्या बनेगा, ग्लूकोज, और ये क्या बनेगा, फ्रक्टोज। यहाँ भी अभिक्रिया का वेग केवल किस में निर्भर करेगा, सुक्रोज पर। अणुसंख्यता देखिए कितनी है, 1 और 1 2, इस प्रकार से यह 2 अणुसंख्यता, लेकिन वेग किस पर निर्भर करता है, केवल सुक्रोज पर, H2O पर निर्भर नहीं करता। तो अणुसंख्यता इन दोनों में 2 है, लेकिन कोटि कितना है, 1 है। बच्चों अवरोध देख लीजिए कौन कौन से हमारे पास, 2 अवरोध है, एक ऊर्जा अवरोध, एक अभिविन्यास, अर्थात पूरी एनर्जी होनी चाहिए जिसके साथ अणु टकराए, और दूसरा दिशा सही होनी चाहिए। अपने पास संगत आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को संगत आवृत्ति कहते हैं। मतलब प्रति समय में कितना आयतन में कितनी टक्करें हो रही है, टक्करों की संख्या क्या है, संगत आवृत्ति है। इसके बाद देखें बच्चों अपना सक्रियण ऊर्जा, जो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है हमारी। देखिएगा परिभाषा क्या है हमारी, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कर दे सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। मैंने एक साथ रिवीजन में कोट कर लिए सारी चीजें कि वो न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा मतलब कम से कम इतनी ऊर्जा हो कि जो अभिकारक अणु को उत्पाद में बदल दे, वही क्या है, सक्रियण ऊर्जा। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों देखिए वेग और वेग स्थिरांक में अंतर क्या है, मैंने आपको बताया था अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि वेग स्थिरांक का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सांद्रता कम हो चाहे ज्यादा हो, के निश्चित क्या रहेगा, यहाँ पर के निश्चित ही रहेगा। वेग का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, जबकि इसका मात्रक अगर कोटि बदल जाए तो ये मात्रक बदल जाता है। जैसे प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, सेकंड इनवर्स, लेकिन शून्य कोटि के लिए क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। शुरू में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अधिक होता है, बाद में घट जाता है, लेकिन पूरी अभिक्रिया के दौरान निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान स्थिर रहता है। ये क्या है, अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक के अंतर।
अब देख लीजिए बच्चों, कोटि और अनुसंहिता में अंतर क्या है। सबसे पहले इनकी परिभाषा, अभिक्रिया वेग समीकरण में सांता पद की घातांकों का योग क्या है, कोटि है, जबकि अणु परमाणु आयन भाग लेंगे तो वो क्या है, अनुसंख्यता। बच्चों यहाँ से देखिएगा, ये मैंने आपको बता रखा है, ये कैसी हो सकती है, भिन्न में हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन ये हमेशा कैसी होगी, ये पूर्णांक होगी। ये शून्य हो सकती है लेकिन ये कभी भी अनुसंख्यता शून्य नहीं होगी। कोटि प्रयोगों से ज्ञात होती है, जबकि अनुसंख्यता हम देख कर भी बता सकते हैं। ये लास्ट का अंतर लिखें तो लिखें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ताप दाब से कोटि बदल जाती है, लेकिन ताप और दाब से अनुसंख्यता नहीं बदलती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा। जो भी अपनी परिभाषाएं छोटी छोटी सी, वो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों फटाफट से हम शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के उदाहरणों की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे एक चीज कही थी, अगर शून्य कोटि हो तो किसी ना किसी की उपस्थिति जरूर होगी। देखो, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, मॉलिब्डेनम उपस्थित है और टंगस्टन उपस्थित है। कोई ना कोई उपस्थिति जरूर होगी। ये 3 ही एग्जाम्पल है आपके इसमें कोर्स में। तो सूर्य के प्रकाश में HCl बनेगा, तो फिर ये क्या होगी बच्चों, शून्य कोटि होगी। लेकिन अगर मैं इसी के साथ यहाँ पर आपको कह दूं कि सूर्य का प्रकाश नहीं है, केवल क्या है, ऐसे है, तो बिना सूर्य के प्रकाश के इसकी कोटि क्या होगी बच्चों, यहाँ इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। जबकि मॉलिब्डेनम की सतह पर फॉस्फीन का उत्पादन, यहाँ अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 0 होगी। और टंगस्टन की सतह पर अमोनिया का उत्पादन क्या होगा, 0 कोटि होगी। आगे देखिएगा प्रथम कोटि के उदाहरण, ये मैंने भी आपको पहले ही बता चुकी हूँ आपको। अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ये आपका जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन है, ये यहाँ से अगर क्षारीय माध्यम हो जाए तो अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी, जबकि अम्लीय माध्यम है तो अभिक्रिया कोटि क्या रहेगी, 1। और यही छद्म कोटि का भी उदाहरण है। आगे देख लीजिए एजो आइसोप्रोपेन का, एजो आइसोप्रोपेन, ये अपना एजो आइसोप्रोपेन है, इसका भी अभिक्रिया कोटि क्या होगी, 1। H2O का विघटन, ये भी 1 कोटि होगा। जबकि रेडियो एक्टिव विघटन की बात करें तो ये जो अपना कृत्रिम नाभिकीय विखंडन है, ये क्या होगा, प्रथम कोटि होगी। और N2O5 का विघटन भी क्या होगी, प्रथम कोटि होगी। इस तरह से हमने सारे जो प्रथम कोटि के उदाहरण थे रिवाइज कर लिए। एक बार द्वितीय कोटि के उदाहरण देख लेते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, अगर सूर्य का प्रकाश होता 0 नहीं है तो अभिक्रिया कोटि 2 है। और अगर HI की बात करें तो यहाँ भी अभिक्रिया अनुसंख्यता भी 2 है, अभिक्रिया कोटि भी क्या है, 2 है। अम्लीय माध्यम है तो प्रथम कोटि है, क्षारीय माध्यम है तो कैसी है, अभिक्रिया कोटि 2 है। इस प्रकार से ये होते हैं द्वितीय कोटि के उदाहरण। तो अब बात कर लेते हैं मेन ग्राफ की, जो हमारे पास पेपर में पूछे जाते हैं। सीधे क्वेश्चन हिट करता है अपना एग्जाम में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ग्राफ बनाइए। या क्वेश्चन बनता है आपका, बच्चे यहाँ से देखिएगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अगर ग्राफ देखें तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, जबकि उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी कम है। EA1 इज ग्रेटर देन क्या है, EA2। EA1 क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और EA2 क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, EA1 उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तो बच्चों ये वाला तो अपना EA1 है और ये क्या है, EA2 है। तो यहाँ से अपन ये ग्राफ सीधे याद कर लीजिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट की ऊर्जा ज़्यादा है, प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है। नेक्स्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। ये देखिएगा बच्चों, यहाँ से ताप के प्रभाव की व्याख्या में क्या होता है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर सक्रिय अणु अंश कम होता है, जबकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं के अंश में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ कम होते हैं सक्रिय अणु, जबकि यहाँ सक्रिय अणु क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। ये एक छोटा सा ग्राफ है। आगे हम देखें, इस ग्राफ के अंदर जैसे हमसे पूछ लिया कि सक्रियण ऊर्जा डेल्टा H, ER, EP और दहली ऊर्जा को दर्शाइए, तो बच्चों ये वाली ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की क्या होगी, डेल्टा H। कुल क्या होगी इसकी, दहली ऊर्जा, जो अपने को ज्यादातर चाहिए होती है। तो EA क्या है, सक्रियण ऊर्जा, R क्या है, अभिकारक की औसत ऊर्जा, EP क्या है, प्रोडक्ट की ऊर्जा, डेल्टा H अभिक्रिया की ऊष्मा, ET क्या है, दहली ऊर्जा। सीधे आता है ग्राफ। इस अभिक्रिया में ऐसे दे देगा, EA ना लिख के यहाँ क्या लिख देगा, X, डेल्टा H ना लिख के यहाँ क्या लिख देगा, Y, और कह देगा X और Y बताइए कौन सी ऊर्जाएं हैं। आगे देखें आरेनीय समीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें सिर्फ वही चीज कवर की है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। K बराबर A E की पावर माइनस EA बटा RT। वेग स्थिरांक कौन सी चीज क्या है, ये जरूर लिखना बच्चों, नहीं तो उसके बिना समीकरण अधूरी रह जाती है अपनी। ठीक है, अब अगला क्या है अपना ताप गुणांक की परिभाषा। ताप गुणांक क्या होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो KT + 10 अपॉन KT 2 से 3। KT + 10 का अर्थ क्या है, 10 डिग्री T + 10 पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और KT मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक।
आगे देखिए बच्चों, सीधे क्वेश्चन हिट होता है अपना, जिंक के बड़े टुकड़ों की अपेक्षा जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। मतलब अगर पाउडर फॉर्म में हम जिंक ले लें तो जल्दी अभिक्रिया होती है बजाय बड़े टुकड़े के। तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि चूर्णित अवस्था में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। आरएनए समीकरण का सीधा ग्राफ, ये अपनी इक्वेशन है आरएनए इक्वेशन, जिसका ग्राफ y बराबर माइनस mx प्लस सी के जैसा है। तो log के माइनस m ढाल हो गया, 1/t क्या हो गया, x हो गया, log a क्या हो गया, c हो गया। तो ये ग्राफ बन जाएगा आरएनए समीकरण का। आगे आपसे पूछ ले विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, तो यदि सांद्रताएं इकाई हो तो अभिक्रिया वेग, तो अभिक्रिया वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। मतलब a और b अगर सांद्रताएं अगर वो 1 के बराबर हो जाए तो r बराबर k हो जाता है। देखिएगा इसे, देखिए अगर ऐसा लिख दे r बराबर k, a और b की बराबर क्या हो गया, इकाई हो गई, तो r बराबर क्या होगा, k। अगर सांद्रता इकाई है तो अभिक्रिया वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग हो जाता है। क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि का अर्धायु काल आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों आपको इसमें क्या करना है, अर्धायु काल का जो पूरा डेरिवेशन है प्रथम कोटि का, किसका, प्रथम कोटि का, वो लिखना है आपको। इसमें जब लास्ट में क्वेश्चन आएगी वो क्या आएगी, TR बराबर 0.693 के। तो इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं सांद्रता का पद नहीं होने के कारण यहाँ पर जो अर्धायु काल है वो सांद्रता का पद नहीं होने के कारण अर्धायु काल इस पर निर्भर नहीं करता। अगर a होता तो निर्भर करता। अगर मैं शून्य कोटि की बात करूं तो TR बराबर 1/2k होता है, अर्थात यह सांद्रता पद है तब शून्य कोटि के लिए निर्भर करता है, लेकिन प्रथम कोटि के लिए निर्भर नहीं करता। बच्चों इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके न्यूमेरिकल, जिसका मैंने पूरा एक सेशन कवर किया आपके लिए, तो आप न्यूमेरिकल्स को जरूर कर लीजिएगा। जितना मैंने आपको इसके अंदर पढ़ा है मोस्टली सारी चीजें 99% कह सकती हूँ आप कवर करने की कोशिश कीजिए। कोई 1% कह दूँ कि आरबीएससी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटता है तो, लेकिन जहाँ तक कोशिश है यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको मैंने 10 वीडियो बना के दिए हैं इसके आधे घंटे के, एज प्रोबेबल मैं आपको कहूँ तो उसके अनुसार आप इसको तैयार कर सकते हैं पूरा चैप्टर। अगर किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए और नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैंने इसके नोट्स डाल दिए हैं। अगर आप ऐड होते हैं उसके अंदर तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। पूरे चैप्टर का PDF आपको मिल जाएगा यहाँ से। और लगातार बने रहिए हमारे साथ, हर चैप्टर के बाद उसका रिवीजन जरूर कराएंगे ताकि आपकी तैयारी जो हो वो एकदम सॉलिड हो जाए आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।